हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ अमाइनो एसिड्स में लेक्चर चल रहा था, उसका उस लेक्चर सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। आज ये लेक्चर अमाइनो एसिड पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस अमाइनो एसिड के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में और ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लेना, और साथ में इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसको बनाना है, फिर हम उसको डाउट सेशन में ले लेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। चलिए, तो यहां हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में। गाइस बैकग्राउंड वाइज इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पर हवाएं तेज चल रही हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की हम बात करें तो देखें कि ये होता क्या है। तो अगर बात करें नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटीन एंड बायोलॉजिकली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स का। जब आप प्रोटीन्स को देखेंगे बनने के बाद में, आफ्टर ट्रांसलेशन देखेंगे प्रोटीन्स को, या आप एक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स को आप देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि इनमें ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, सवाल यही उठना चाहिए। तो कहता क्या है, जो अमाइनो एसिड हमारे पास पहले से था, यानी हमारे पास टोटल 20 टाइप्स के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, उसी अमाइनो एसिड का जब स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करेंगे, कब, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, यानी हम करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशनली करेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनली, यानी जब ट्रांसलेशन आपका प्रोटीन का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसमें कुछ अमाइनो एसिड को हम स्पेसिफिकली मॉडिफाई कर देते हैं, तब उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। ठीक है, रेजिड्यू का मतलब होता है जब अमाइनो एसिड आपका प्रोटीन में पाया जाएगा तो उसको रेजिड्यू क्या हो गए, और जब अमाइनो एसिड एकदम आइसोलेटेड फॉर्म में सॉल्यूशन में होगा तो उसको अमाइनो एसिड कहोगे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के। चलिए, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलाजन। कोलाजन प्रोटीन जो है सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है मैमल्स में, और ये आपका ट्रिपल हेलिक्स है। क्या ये ट्रिपल हेलिक्स प्रोटीन होता है, इसमें 3 हेलिक्स है। ठीक है, इस ट्रिपल हेलिक्स में क्या पाया गया कि आपका जो प्रोलीन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया 4th पोजीशन में। चलो प्रोलीन का डायग्राम देखते हैं, आ जाओ राइट साइड डायग्राम में। देखो बेटा, ये प्रोलीन है। अगर इस प्रोलीन को देखोगे तो नंबरिंग कर लो, इसने नंबरिंग करा है 1 2 3 4। ये जो चौथा जो कार्बन है, इस पर मैंने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ा, इस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, इसलिए इसको कहा 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो ये एक पहला नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो आपके किसमें पाया जाता है, कोलाजन में पाया जाता है। दूसरा है 5 हाइड्रोक्सिल लाइसिन। अब आपको पता है लाइसिन क्या होता है, लाइसिन इज बेसिक अमाइनो एसिड। ये बेसिक अमाइनो एसिड है, ये आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां तक सबको क्लियर है बेटा। चलो, इसका ये अल्फा कार्बन है, इसका ये जो है ना, ये जो आपका ग्रुप है, ये आपका आर चेन यानी साइड चेन है। इस साइड चेन के 5th नंबर कार्बन पर देखो, या हमने आपको जो नोमेनक्लेचर जो सिखाया था, ये अल्फा होता है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलम। तो इसका डेल्टा पर जो कार्बन है उस पर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, यानी 5th ग्रुप जोड़ा, तो बन गया 5th हाइड्रोक्सिल लाइसिन। ये दोनों का दोनों मॉडिफाइड अमाइनो एसिड आपके प्रोटीन में पाया जाता है जो कोलेजन में है। आशा करता हूं आपने इस बेहतरीन एग्जांपल को समझा होगा और इसको एहसास किया होगा कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन कब होता है मैंने बता दिया, ये मॉडिफिकेशन एंजाइमेटिकली होता है, एंजाइम के द्वारा इसको मॉडिफाई किया जाता है, और ये हमेशा ट्रांसलेशन के बाद होता है। जब प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेट हो गया, आपका एमआरएनए जब ट्रांसलेट हो गया, प्रोटीन बन गई, उसके बाद में इसमें से कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एंजाइमेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स में कुछ
अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रोल डेवलप हो जाता है आफ्टर मॉडिफिकेशंस। आशा करता हूं इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, अब हम देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो आपका है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कहां कहां एग्जिस्ट करता है। इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल मैंने रखे हैं जो हो सकता है पेपर में आ जाए। पहला एग्जांपल है, आपने देखा होगा क्रोमोसोमल प्रोटीन जिसको हिस्टोन्स कहते हैं। ये हिस्टोन्स क्या करता है, ये हिस्टोन आपका इस तरह वेज शेप, ये आपका वेज शेप हिस्टोन्स होता है। इसी के चारों तरफ आपको पता है डीएनए मॉलिक्यूल्स रैप अप होता है। दिस इज हिस्टोन्स, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल रैप अप होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन पर भी हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, यहां ध्यान रखिए। जैसे कि मिथाइलेशन यानी इस पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, एसाइटिलेशन यानी इस पर एक एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो। ऑर्गेनिक में से पढ़ा चुका हूं, पता होगा एसिटाइलेशन। इस पर फास्फोरिल ग्रुप जोड़ दो, PO4 3- ग्रुप जोड़ दो। किस पर जोड़ोगे, तो आप सबको पता है कि हिस्टोन जो है ये, इसमें आपका लाइसिन पाया जाता है, आर्जिनिन नहीं पाया जाता है और सेरिन नहीं पाया जाता है। ये 3 अमाइनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सेरिन रेजिड्यू पर देखेंगे, सेरिन पर एक होता है CH2OH, इस CH2OH पर फास्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक। और लाइसिन आर्जिनिन पर मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन भी हो जाता है। इस बात को समझिए, आप जब पढ़े होंगे डीएनए का रेप्लिकेशन तो वहां सिखाया जाता है कि आपके हिस्टोन्स मॉलिक्यूल पर जब आप किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करेंगे तो वह एसिटाइलेटेड या डी एसिटाइलेटेड हो जाएगा। उससे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आरएनए, उससे जो आरएनए बनेगा उसके एक्सप्रेशन में चेंजेस आता है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसका एक्सप्रेशन बदलता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बदलने में ये जो अमाइनो एसिड है जिसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके एक्सप्रेशन को चेंज होने में। गाइस बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कीजिएगा, काफी तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन जो आपको याद होना चाहिए वह मॉडिफिकेशन ये है, आप देखे होंगे एन फॉर्मिल मिथ्योनिन। एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, जो बच्चा थोड़ा बहुत आपका प्रोटीन पढ़ लिया होगा उसको पता होगा कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये आपका mRNA चेंज होता है। इस पर जो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आके ऐड करता है वह होता है एन फॉर्मिल मिथ्योनिन। ये खास करके आपके प्रोकैरियोटिक प्रोटीन में पाया जाता है। अगेन यहां पर हमने क्या किया, मिथ्योनिन के एन टर्मिनल पर क्या किया, ये फॉर्मिल ग्रुप जोड़ दिया, दिस इज फॉर्मिल ग्रुप। क्या किया, इस पर फॉर्मिल ग्रुप जोड़ दिया। बाद में जब प्रोटीन बन जाती है तो बाद में इस फॉर्मिल ग्रुप को हम हटा देते हैं, डीफॉर्मिलेज एंजाइम से इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कभी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तीसरा मॉडिफिकेशन, वह है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के गामा कार्बन पर हम क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि ये ग्लूटामिक एसिड, इसका अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन पर हमने क्या किया, एक CO तो था ही पहले से, हमने गामा कार्बन पर एक और क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया। क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया। इससे क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन जो कि गामा कार्बन पर हुआ है ग्लूटामिक एसिड का, ये आपके बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें ये अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और वहीं पर इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल देखा गया, कहाँ पर, ब्लड क्लॉट को, ब्लड क्लॉटिंग में इसका हेल्प होता है। तो आपने यहाँ भी एक खूबसूरत यहाँ पर देखा, कल को यही पेपर में पूछ देगा कि गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड कौन से प्रोटीन में पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन से पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अलावा ही अलग सी बात है कि कुछ डी अमाइनो एसिड की बात भी होती है। यहां पर काट दो, ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड नहीं आएगा, यहां है डी अमाइनो एसिड। आपने पढ़ा होगा एल अमाइनो एसिड जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और ये एल अमाइनो एसिड 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है। बट इन एल अमाइनो एसिड का जब इनको एंजाइमेटिकली एपिमराइज करोगे तो ये बन जाता है डी अमाइनो एसिड, और ये डी अमाइनो एसिड खास करके आपके बैक्टीरियल के पॉलीपेप्टाइड चेन में पाया जाता है।
इस बात को याद रखिएगा। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी है, ये एंजाइमेटिकली ऐड होता है ना कि राइबोसोमली ऐड होता है। इससे प्रूफ हो गया कि ट्रांसलेशन के बाद ही इसमें एंजाइम का मॉडिफिकेशन करोगे तो एल से डी बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए कि ये जो आपका डी अमाइनो एसिड है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। आखिर कारण क्या है? बैक्टीरिया के सेल वॉल में इस अमाइनो एसिड का एग्जिस्टेंस है, क्या कारण है? कारण ये है कि ये डी अमाइनो एसिड बैक्टीरिया को बचाता है पेप्टिडेज जैसे एंजाइम से, यानी इट रेंडर लेस ससेप्टिबिलिटी टू अटैक बाय द पेप्टिडेज, यानी ये कॉज करता है, ये बैक्टीरिया सेल वॉल को इस तरीके से बना देता है कि पेप्टिडेज के द्वारा ये आसानी से अटैक नहीं हो पाए और उसका पेप्टिडेज उसका जो आपका पेप्टाइड जो है वह टूटे नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बैक्टीरियली सिंथेसाइज एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि वलिनोमाइसिन हो गया, ग्रामिसिडीन हो गया, एंटीनोमाइसिन डी हो गया, ये सब पेप्टाइड जो है इसमें भी आपका डी अमाइनो एसिड पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे, इसमें भी डी अमाइनो एसिड आपका पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी आप उसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजाइमेटिकली ही मॉडिफाई किए अमाइनो एसिड को। ऐसा देखा गया है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन में भी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको राइबोसोमली सिंथेसाइज किया गया। राइबोसोमली सिंथेसाइज करने के बाद में इस एल को डी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? तो ये रेजिड्यू जो है पोस्ट ट्रांसलेशनली फॉर्म होता है और थ्रू एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन इन प्री एग्जिस्टिंग एल अमाइनो एसिड को ये क्या करते हैं? डी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन पूछ देगा, आप बता दीजिएगा ये आपका जो डी अमाइनो एसिड है ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही नहीं होते हैं, यूकैरियोट में भी हो सकते हैं ये, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दे रखा है। तो कल को यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के पूछ देगा CSIR में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों ओरिजिन में डी अमाइनो एसिड को जब एल अमाइनो एसिड जब इनकार्बोरेट हो जाता है राइबोसोमली, तो उसको बाद में एंजाइमेटिकली डी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, चीजों को देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ काम करते हैं। यानी आपका जो नर्व सेल है, जो नर्वस सिस्टम है, वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, गामा इम्यूनोब्यूटारिक एसिड, इसको गावा भी कहते हैं, डोपामाइन, ये टायरोसिन डेरिवेटिव्स है। तो वहां भी ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा और सेल टू सेल इनका मैसेज को पहुंचाता है, ठीक है। एक होता है हिस्टामिन्स, ये हिस्टामिन का प्रोडक्ट है, ये बहुत बड़ा लोकल मीडिएटर होता है एलर्जिक रिएक्शंस का, इसको भी याद रखिएगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है थायरोक्सिन हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का देखा गया ये आयोडीन कंटेनिंग थायराइड हार्मोन्स है, ये टायरोसिन का डेरिवेटिव है। इसका वर्टिब्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये यूरिया बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी आपका क्या है? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके में होमोसिस्टीन, सिस्टीन में होमोसिस्टीन बना, ये आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक इंटरमीडिएट है, होमोसिस्टीन, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखेंगे तो एस एडेनोसिल मिथ्योनिन, ये बायोलॉजिकल मिथाइलेटिंग एजेंट है, यानी कहीं भी अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करना है किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में तो उसके लिए एस एडेनोसिल मिथ्योनिन की जरूरत पड़ती है। ये सारे मॉडिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का। उसमें आपका डी अमाइनो एसिड वो भी तो नॉन स्टैंडर्ड हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी में एल अमाइनो एसिड ही बनता है, तो एल अमाइनो एसिड ही डी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां तक आशा करता हूं सारी बात समझ पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल को पेपर में आ सकता है, आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आता भी है। और CSIR क्वेश्चन पलट कर देखेंगे, एक जगह उसने पूछा था कि एल आइसोमर डी आइसोमर का, एल आइसोमर डी आइसोमर का मिरर इमेज होता है। कल को यह भी पूछ देगा कि डी अमाइनो एसिड है प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो सही होगा, दोनों में पाया, क्योंकि अभी आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। सिंपल सा चीज है, यहाँ सिंपल एक एग्जांपल समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में।
ऐसा अमाइनो एसिड जो डिग्रेड करके एसिटाइल कोए और या एसिटोएसिटाइल कोए बनाए। क्यों? क्योंकि यही एसिटाइल कोए और एसिटोएसिटाइल कोए बाद में कीटोन बॉडीज बनाता है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज बना रहा है, इसको बोलते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ल्यूसीन और लाइसिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ही होता है, लेकिन उसके अलावा ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन ये भी कीटोजेनिक है, प्लस ये ग्लूकोजेनिक भी होता है। क्योंकि आप राइट साइड डायग्राम में देखिए, मैंने टेबल लगा रखा है और जहां जहां स्टिक मार्क है ना, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, सब क्या है? ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी। कल क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि कौन सा अमाइनो एसिड एक्सक्लूसिवली ही कीटोजेनिक है, तो वह होगा ल्यूसिन एंड लाइसिन। आप इतना ही समझो। दूसरा है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ग्लूकोजेनिक, यानी ऐसा अमाइनो एसिड जो डिग्रेड करके क्या बनाए? पायरुवेट बनाए, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाए, सक्सिन कोए बनाए, फ्यूमेरेट बनाए और ओलिगोएस्टेरेट बनाए। क्यों? क्योंकि ये सारे इंटरमीडिएट क्या है? ये टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट है। पायरुवेट आपका ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है, बाकी सब टीसीए का ये इंटरमीडिएट है। इन इंटरमीडिएट से आप क्या करोगे? इन इंटरमीडिएट से आप ग्लूकोज बना लोगे, इसलिए इसको कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। एग्जांपल है आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक है। बाकी मैंने यहाँ बड़ा सा टेबल लगा रखा है, ये सारे क्या है? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका लेक्चर समाप्त हुआ। बट ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको कॉपी में नोट डाउन सभी बच्चे कर लो अच्छे से। चलो नोट डाउन करो, आसान सा सवाल है, समय देते हैं 1 मिनट, फटाफट नोट डाउन कर लो। मैं बोल भी देता हूँ, नोट डाउन करने का बोल देता हूँ, कर लेना। क्वेश्चन एक है कि सेलुलर अमाइनो एसिड में जो सेल में जो अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें COOH पाए जाते हैं। ये COH कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है सेल में? ये पूछा है। ईथर बॉन्ड बनाएगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा, एस्टर एंड अमाइड, अमाइड एंड ईथर, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये देख लो क्या है। दूसरा सवाल जो कम दिख रहा होगा, धुंधला है, मैं पढ़ देता हूं। इसमें कौन सा पेयर ऑफ अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक नेचर में होते हैं? यानी पेयर ऑफ अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक नेचर में होते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड? ये आपको बताना है। ठीक है, ये ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है, पेयर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें कौन सा, इसमें एक बायोमोलिक्यूल मॉडिफिकेशन पेयर दिया है, यानी कि कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल लिया है, उसको मॉडिफाई किया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। कौन सा मॉडिफिकेशन गलत है? लिपिड में पामिटोलेशन होता है, डीएनए प्रोटीन्स में मिथाइलेशन, प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन, आरएनए का पॉलीडेनाइलेशन। तो ये देखना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है, बताना है आपको। और चौथा क्वेश्चन है कि कितना डिफरेंट प्रोटीन बनाओगे आप? ऐसे कितने प्रोटीन बन सकते हैं जिसमें 100 रेजिड्यू यानी 100 अमाइनो एसिड हो? और ये जो 100 अमाइनो एसिड है, ये बनाना है 20 अमाइनो एसिड को मिलाकर के, यानी 20 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से ही आपको 100 अमाइनो एसिड रेजिड्यू का 100 अमाइनो एसिड रेजिड्यू का कितना पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस आप बना सकते हो। ये कितना प्रोबेबिलिटी बने, मैथमेटिक्स है, इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद डाउट सेशन में। तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर। चलो।